हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे एचएससी में पूछे गए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु का संस्थापक किन्हें माना जाता है? कनकादास, सालुमर्दा तिम्मका, बसवना या कैंपे गौड़ा। देखिए बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु को पहले बेंगलोर के नाम से जाना जाता था। ओके, और ये जो है भारत के राज्य कर्नाटक की क्या है, राजधानी है। ठीक है, और बेंगलुरु को और किस नाम से जाना जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारत की आईटी राजधानी किसको कहा जाता है? तो भारत की आईटी राजधानी भी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं। ओके, और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे कैंपे गौड़ा। ठीक है, तो कैंपे गौड़ा को जो है बेंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच करेंसी नोट्स वर डीमोनेटाइज्ड इन नवंबर 2016। 2016 में किन किन करेंसी नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था? तो देखिए कब हुआ था विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। और किन नोटों का हुआ था? 500 और 1000 के नोटों का हुआ था। तो डी ऑप्शन 500 एंड 1000 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या मेघालय। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा असम में। यहाँ से उत्तर प्रदेश ओके, एक और चीज़, काजीरंगा की जगह कई बार कंचनजंगा नेशनल पार्क भी पूछा जाता है। कंचनजंगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कंचनजंगा नेशनल पार्क हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से कौन सा पूछा जाता है? दूधवा नेशनल पार्क पूछा जाता है, और एक चंद्रप्रभा नेशनल पार्क पूछा जाता है। ये दोनों ही नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार से कौन सा आता है? बिहार से विक्रमशिला ही पूछा जाता है, या वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये दोनों बिहार में हो जाएंगे। मेघालय में से जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है, वो है नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क पूछा जाता है, कहाँ पर है? तो वो मेघालय में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज ए। ओके, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताना है कि ये क्या है। भारतीय नागरिकों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा देने की योजना है, गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने के लिए है, या फिर बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करने की, या भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा सुरक्षा देने की योजना है। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो थी, ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में शुरू की थी। ठीक है, तो इसकी अगर आपसे डेट पूछी जाती है, 1 अप्रैल 2015 से जो थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। और ये योजना उन लोगों के लिए थी जो लोग खुद का जो है व्यवसाय करना चाहते थे। ठीक है, मतलब अपना खुद का बिजनेस जो करना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको लेकर थी ये। इस योजना के तहत जो था 10 लाख तक का लोन जो था उनको दिया जा रहा था। ओके, तो ये थी ये। तो यहाँ पे आ जाएगा गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने की योजना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन। 1761 में जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अफगान और मराठों। ठीक है, अफगान साम्राज्य से कौन लड़ रहा था, मतलब नेतृत्व किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत भी हुई थी। और मराठों की तरफ से कौन था? ये क्वेश्चन जैसे पूछा जा चुका है, मराठों की तरफ से कौन लड़ रहा था तीसरे पानीपत के युद्ध में? तो वो थे सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, और युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को पानीपत में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, राजा हर्षवर्धन ने सन में कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। राजधानी बतानी है कि उन्होंने राजधानी कब जो थी स्थापित की थी।
ये शताब्दी में करके भी पूछा जाता है कि किस शताब्दी में शुरू की थी, तो 7वीं शताब्दी में शुरू की थी। तो देखिए इसमें 7वीं शताब्दी में जो थी उन्होंने जो थी अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर, और इनका जन्म हुआ था 590 में, ठीक है। और जो इनका शासन रहा, मतलब 606 में ये गद्दी पर बैठे थे और 647 तक इनका शासन रहा था। ओके, 647 में इनकी मृत्यु जो थी हो गई थी, ठीक है। इनके पिता का नाम पूछा जाता है तो पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन था, और माता का नाम क्या था, यशोमती था। इनके भाई का नाम राज्यवर्धन था जो हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था, और बहन का नाम क्या था, राज्यश्री था। ओके, और इसके अलावा बस इतना ही जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो 41 वर्ष तक जो था इसने शासन किया था। तो यहाँ पर जो इन्होंने राजधानी स्थापित की थी, HSC ने जो इसका आंसर माना था वो 700 माना था, 700। ओके, चलिए अगला देखिए। डैश गेव हरियाणा द नेम हरना। हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? महाराजा कृष्ण, महाराजा वैद्य, महाराज वर्धन या महाराज चांद? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा का नाम हरना जो था ये रखा था महाराज कृष्ण ने। फर्स्ट ऑप्शन महाराज कृष्ण जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली हु वॉज बोर्न इन रेवाड़ी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? देखिए कौन हो जाएंगे? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, ठीक है। हेमचंद्र का दूसरा युद्ध आपको पता ही होगा, पानीपत का दूसरा युद्ध जो था इन्होंने लड़ा था किसके साथ? अकबर के साथ, ठीक है। युद्ध में ये जीत रहे थे, लेकिन एक तीर जो था वो इनकी आंख में आके लगा था, जिसके कारण ये बेहोश हो गए थे, और फिर बैरम खान ने जो था अकबर से इसको मरवा दिया था, ठीक है। तो ये थे जिन्होंने दिल्ली पर जो था हिंदुओं का साम्राज्य जो था स्थापित किया था। और 22 युद्ध जीत कर जो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य ने जो थी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कितने युद्ध जीतकर? 22 युद्ध जीतकर, ठीक है। और दिल्ली में हिंदू साम्राज्य का भी जो था हिंदू साम्राज्य भी स्थापित किया था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन है साक्षी मलिक बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के किस जिले की रहने वाली हैं? साक्षी मलिक आपको पता ही होगा 2016 के रियो ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जो था इन्होंने जीता था, ठीक है। ओके, रियो 2016 ओलंपिक में पदक जीतने वाली जो थी ये पहली भारतीय महिला पहलवान बनी थी। और इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 3 सितंबर 1992 को रोहतक के मोखरा गांव में। तो रोहतक के मोखरा गांव में जो था इनका जन्म हुआ था। तो मोखरा, यहाँ पे कई बार ऑप्शन में मोखरा भी दे देते हैं गांव का नाम भी, तो वो भी याद रखिए। चलिए अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए कार्गो एयरपोर्ट इन हरियाणा। कार्गो एयरपोर्ट बताना है हरियाणा में कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? रोहतक के महम में है, ठीक है। रोहतक के महम में है हरियाणा का कार्गो एयरपोर्ट, ठीक। चलिए आगे देखिए हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के वित्त मंत्री बताने थे। अभी वर्तमान की बात करते हैं, पेपर पहले का है ये, ठीक है। तो वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं, सीएम है वही हैं। तो सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और यही क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो अभी वित्त मंत्री कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इन विच कैटेगरी डिड विनेश फोगाट विन द सिल्वर मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2017। 2017 की जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी उसमें विनेश फोगाट ने किस श्रेणी में रजत पदक जीता था? कितने भार वर्ग में जो था रजत पदक जीता था? 55 किलो भार वर्ग में, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? जरिया, मुस्तफाबाद, कादूना या निमराना? तो देखिए सरकार ने जो है मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है?
सरस्वती नगर जो है इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है माँ सरस्वती का मंदिर है यहाँ पर इस गांव में, तो उन्हीं के नाम पर जो है गांव का नाम क्या रख दिया गया, अब सरस्वती नगर रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा महावीर सिंह फोगाट को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षक, द्रोणाचार्य, अर्जुन या खेल रत्न? शिक्षक पुरस्कार नहीं, अर्जुन तो वैसे ही खिलाड़ियों को दिया जाता है। अब कोच को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो था उन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संत कवि के जन्म का संबंध सीही नामक गांव से है? सुरेंद्र शर्मा, हरिदास, दीपचंद बहमण या सूरदास? तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसका जन्म जो है सीही गांव में हुआ है। किसका हो जाएगा? सूरदास का जन्म था, जो कि कहाँ पर हुआ था? सीही गांव में जो था इनका जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ पे दीपचंद बहमन का भी नाम है, तो दीपचंद बहमन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं दीपचंद बहमन? सोनीपत के। और स्वतंत्रता के समय जो थे दीपचंद बहमन इंग्लैंड की सेना में थे। ओके, इसके अलावा सोनीपत से एक और पर्सनैलिटी जिनका नाम पूछा जाता है लक्ष्मी चंद, जिन्हें सूर्य कवि के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म हुआ था जाटी कला गांव में 1903 में। ठीक है, और साथ साथ लक्ष्मी चंद को और किस नाम से जानते हैं? हरियाणा का तानसेन के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। सूर्य कवि या हरियाणा का तानसेन के नाम से आता है क्वेश्चन, किसको कहते हैं? लक्ष्मी चंद को। मूलचंद जैन पूछा जाता है, तो वो भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से बिलोंग करते हैं। हरियाणा का गांधी किसको कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाजे भगत हो गए, ये इनका संबंध भी कहाँ से है? सोनीपत से ही है। ठीक है, फिर सुरेंद्र शर्मा की बात करते हैं। सुरेंद्र शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सुरेंद्र शर्मा का जन्म हुआ था नांगल चौधरी गांव महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ से जो है ये हो जाएंगे, और सीही में सूरदास का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? पंडित श्रीराम शर्मा, मांगेराम धनपत सिंह या बाजे भगत? हरियाणा का इतिहास, या फिर आता है क्वेश्चन हरियाणा की नवरत्न पुस्तक जो थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा जो थी लिखी गई थी। ठीक है, किसी भी तरीके से आए, अगर हरियाणा का इतिहास पूछे आपसे, या हरियाणा नवरत्न करके कुछ पूछा जाए, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा की नवरत्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा। ओके, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? हरिभूमि के बारे में बताना है, कब जो थी इसकी शुरुआत हुई थी? तो हरिभूमि ग्रुप की शुरुआत जो है 5 सितंबर 1996 को जो है मानी जाती है। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 5 सितंबर 1996 को, किसके रूप में? हिंदी पत्रिका के रूप में जो थी हुई थी। ओके, और बाद में जो था नवंबर 1997 में ये दैनिक हिंदी अखबार के रूप में हरियाणा से रोहतक एडिशन के रूप में जो था लॉन्च किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका बनेगा वो बनेगा 1996। सबसे पहले 1996 में हुई थी इसकी शुरुआत, 5 सितंबर 1996 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदाबख्श अहमद, कालिदास, सूरदास या पंडित मांगेराम? हरियाणवी रामायण की जो रचना है ये भारतेंदु युग की मानी जाती है। ठीक है, लेकिन इस को काव्य रूप प्रदान करने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है खुदाबख्श अहमद को, और यही थे जिन्होंने रामायण को देवनागरी लिपि और हरियाणवी बोली में प्रस्तुत किया था। तो खुदाबख्श अहमद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर स्थित है हरियाणा में? चंडीगढ़ में तो है नहीं, ठीक है। अब बचे 3, करनाल, अम्बाड़ा और हिसार। तो ये हिसार में भी नहीं है, हिसार में भी नहीं है और ना ही करनाल में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब जो है ये है अम्बाड़ा में, ठीक है। और दिल्ली से कितनी दूर है? दिल्ली से 190 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा मंजी साहिब, क्योंकि कई बार दूरी भी पूछ ली जाती है, जैसे में पूछी भी गई है पहले। और चंडीगढ़ से 48 किलोमीटर है। ये दूरी क्यों पूछ सकता है? क्योंकि इन्होंने ये खुद मेंशन किया हुआ है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि ये दिल्ली से इतना दूर है और अम्बाड़े से इतना दूर है, ठीक है। सॉरी, चंडीगढ़ से इतना दूर है। चंडीगढ़ से 48 किलोमीटर और दिल्ली से 190 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा मंजी साहिब, ओके। और बस इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ओके। पूछा गया है, कौन सी नदी घग्गर नदी की एक सहायक नदी है? मारकंडा, इंदौरी, दोहन या कृष्णावती? घग्गर की सहायक नदी बतानी है, कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? घग्गर की जो सहायक नदी है इनमें से वो है मारकंडा। मारकंडा नदी जो है ये घग्गर की नदी की सहायक नदी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अस्सीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? हांसी, बादरगढ़, सिरसा या अग्रोहा? अस्सीगढ़ के बारे में बताना है कि अस्सीगढ़ कहाँ पर है। तो देखिए, अस्सीगढ़ किला की अगर हम बात करें तो ये हरियाणा के हिसार में स्थित है, हिसार जिले में, ठीक है। और ये किस सरोवर पर स्थित है? अमटी सरोवर। अमटी सरोवर के पूर्वी तट पर जो है ये स्थित है अस्सीगढ़। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको पृथ्वीराज चौहान का किला, पृथ्वीराज चौहान का किला या हांसी का किला के नाम से भी जो है इनको जानते हैं, यानी कि ये इसके स्थानीय नाम है। या अस्सीगढ़ किला कह दो, हांसी किला कह दो, पृथ्वीराज चौहान का किला कह दो। इसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था अस्सीगढ़ किले का निर्माण, ओके। और बाद में फिर इस पर जो थे मुग़ल शासकों ने जो था अधिकार कर लिया था और फिर इसके अंदर जो थी एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया। और अभी की अगर हम बात करें तो अस्सीगढ़ का किला जो है खंडर टीले में जो है परिवर्तित हो चुका है, ओके। तो बस ये पॉइंट इसमें याद रखिएगा। तो हांसी यहाँ पे सही हो जाएगा। हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? हांसी में स्थित है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? हिसार, यमुनानगर, रेवाड़ी या करनाल? तो कलेसर नेशनल पार्क जो है ये हरियाणा के यमुनानगर में है और 3 राज्यों से जो है कलेसर नेशनल पार्क की सीमा लगती है, हिमाचल, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश से, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इसको कि राष्ट्रीय उद्यान जो था कलेसर को कब घोषित किया गया था? तो आ चुका है ये एचएससी में पहले ही। तो 8 दिसंबर 2003 को जो था इसको क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। कितने क्षेत्र मतलब उसमें फैला हुआ है ये एकड़ में? तो 11,570 एकड़ में होने पर इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से इसको याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि कब इसको घोषित किया गया था, ओके। चलिए अगला देखिए, और बाकी यहाँ पे वो साल के जंगल या साल के पेड़ पूछे ही जाते हैं तो वो यहीं पर पाए जाते हैं यमुनानगर में, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जूई सिंचाई प्रणाली किस सिंचाई का एक उदाहरण है? ग्रेविटी, ड्रिप, स्प्रिंकलर या लिफ्ट जूई इरिगेशन सिस्टम? किसका एग्जाम्पल हो जाएगी? ये एग्जाम्पल हो जाएगी लिफ्ट या उठाव का। तो जूई इरिगेशन सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिफ्ट इरिगेशन, ठीक है। उठाव सिंचाई का जो है क्या है? एक उदाहरण है, ओके, ठीक है। फिर
इस परियोजना के द्वारा ये पूछा जा सकता है कि किस जिले में जो है सिंचाई की जाती है जुई इरिगेशन सिस्टम, जुई सिंचाई प्रणाली के तहत। तो भिवानी जिले के लगभग 32,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है सिंचाई की जाती है जुई सिंचाई प्रणाली से। और इस नहर योजना पर कार्य जो था ये कब आरंभ किया गया था? 1969 में जो था आरंभ किया गया था। जुई नहर की लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, तो 168 किलोमीटर जो है जुई नहर की लंबाई है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ से शुरू मतलब याद रखिएगा, 168 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच टू डिस्ट्रिक्ट आर इरिगेटेड बाय द गुड़गांव कैनाल? गुड़गांव नहर से किन 2 जिलों में सिंचाई की जाती है? गुड़गांव नहर की बात की जा रही है अब कि गुड़गांव नहर से जो है कहाँ कहाँ सिंचाई की जाती है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुरुग्राम नहर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकाली गई है? दिल्ली के निकट ओखला से। ओखला से 2.4 किलोमीटर दूरी पर जो है यमुना नदी पर बांध बनाकर जो है गुरुग्राम नहर को निकाला गया है। ओके, गुरुग्राम नहर का जो कार्य था ये शुरू हुआ था कब? 1970 में। ओके, और इस नहर के द्वारा गुरुग्राम और फरीदाबाद, ठीक है, इन 2 जिलों की लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है सिंचाई होती है। ठीक, तो गुड़गांव और फरीदाबाद यहाँ पे सही हो जाएंगे। और भी नहरें हैं जो पूछी जाती है, जैसे सबसे पहले जो नाम आती है हरियाणा का सबसे पुरानी और प्रमुख नहर कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन आया भी हुआ था अभी आई थिंक एग्जाम में किसी में, ठीक है, कि सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रमुख नहर है पश्चिमी यमुना नहर। ताजेवाड़े स्थान से निकाली गई है यमुनानगर जिले में। और पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण माना जाता है 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने जो था सिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए 1355 ईस्वी में कराया था। ओके, 1355 में 1354 में उन्होंने हिसार बसाया था, हिसार का किला जो भी था। 1355 में जो थी ये शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए नहर का निर्माण करवाया। 1526 में शेरशाह सूरी ने जो था पश्चिमी यमुना नहर का जो था सुधार किया था। उसके बाद जो था 1568 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। 1765 आते आते पश्चिमी यमुना नहर में जो था पानी बहना जो था बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद 1817 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के जो इंजीनियर्स थे GR बलेन, उन्होंने जो था फिर इसका काम संभाला था कि जो पश्चिमी यमुना नहर है इसके काम को संभाला। और फिर से जो थी ये नहर हथनी कुंड के पास से निकाली गई थी। ठीक है, और 1820 में जो अंग्रेजी सरकार थी उसने पश्चिमी यमुना नहर को क्या दे दिया? एक आधुनिक रूप जो था दे दिया था। और इसको इसकी 3 शाखाएं बना दी गई, एक दिल्ली शाखा, हांसी शाखा और सिरसा शाखा। ओके, पश्चिमी यमुना नहर की जो कुल लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तीनों शाखाओं को मिलाकर तो कितनी है? 3226 किलोमीटर है। ठीक है, इसी तरीके से बाखड़ा नहर है, ये सतलुज नदी पर बाखड़ा नंगल बांध बनाकर जो है निकाली गई है। ओके, भिवानी नहर है, ये भी बाखड़ा नहर से निकाली गई एक छोटी सी नहर है, हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है इससे। ठीक है, जवाहरलाल नहर है, ये खूबड़ू हेड की दिल्ली शाखा से निकाली गई है। और इसमें जो है इससे खूबड़ू जो जवाहरलाल नहर है इससे हरियाणा के सोनीपत जिले में सिंचाई की जाती है। तो बस ये याद रखिएगा मेन पॉइंट। तो यहाँ पे गुरुग्राम और फरीदाबाद सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 35, 40, 42 और 32। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो और राज्यपाल हो, तीनों के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35 एज होनी चाहिए। तो 35 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जाखड़ जंक्शन किस जिले में स्थित है? पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद या फतेहाबाद? जाखड़ जंक्शन कहाँ पर है? जाखड़ जंक्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका फतेहाबाद में। जाखड़ जंक्शन किस जिले में स्थित है? फतेहाबाद में। तो डी ऑप्शन फतेहाबाद यहाँ पे सही रहेगा। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस राज्य में स्थित है? हिसार, कुरुक्षेत्र, सिरसा या करनाल? यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे? सेंट्रल गवर्नमेंट डेयरी रिसर्च सेंटर NDRI की बात हो रही है। कहाँ पर हो जाएगा? करनाल में हो जाएगा। ठीक है, करनाल में है ये।
ठीक है। सबसे पहले ये जो रिसर्च सेंटर था इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? 1923 में बेंगलोर में जो थी इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद इसको 1936 में, ठीक है, इसका नाम जो था इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट जो था रख दिया गया था। उसके बाद 1955 में इसको करनाल में जो था स्थानांतरित किया गया था और इसका नाम क्या रखा गया था तब? केंद्र NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था रखा गया था। ओके, तो करनाल में अगर हरियाणा में पूछी जाए इसकी स्थापना तो 1955 में हुई थी और वैसे अगर देखी जाए बेंगलुरु में इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, तो करनाल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से किस जिले में लोकप्रिय है? हिसार, कुरुक्षेत्र, पिंजौर या कैथल? जिला नहीं, मतलब कहाँ पर जो है लोकप्रिय, कहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा में मनाई जाती है वैसाखी, तो ये पिंजौर में लोकप्रिय है। ठीक है, तो पिंजौर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? पुरुषों की सुरक्षा, बच्चों की, महिलाओं की या मंदिरों की? तो हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का जो संबंध है ये है किससे? महिलाओं की सुरक्षा से। ऑपरेशन दुर्गा क्यों शुरू किया गया था? जिस तरीके से यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था उसी की तर्ज पर जो था हरियाणा में जो खट्टर सरकार थी उन्होंने क्या शुरू किया? ऑपरेशन दुर्गा। ओके, ऑपरेशन दुर्गा जो था शुरू किया गया था, तो ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए था। ठीक, इसकी शुरुआत पूछी जाती है ऑपरेशन दुर्गा की कब से हुई थी? तो 14 अप्रैल 2017 को जो था ऑपरेशन दुर्गा जो था शुरू किया गया था और ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन है पिक द ओड वन आउट। तैराकी, मत्स्य पालन, ड्राइविंग, गोताखोरी, इनमें से जो अलग हो जाएगा हमें वो फाइंड आउट करना है। स्विमिंग है, फिशिंग है, ड्राइविंग है, डाइविंग है। तो मत्स्य एक मिनट, ये सारी चीज़ पानी में होंगी, स्विमिंग भी, फिशिंग भी और डाइविंग भी। ड्राइविंग यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन ड्राइविंग गलत होगा, मतलब अलग होगा। नेक्स्ट देखिए फाइंड द एनालॉगी। CDD, DCC, FGG, तो G FF हो जाएगा यहाँ पे। देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन A करेक्ट होगा। 31 का ऑप्शन A जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 9, 16, 25, 36 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर चल रहा है, 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का है, फिर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर 49। तो बी ऑप्शन 49 यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ़ गोल्ड इज कोडेड एज EMGB, हाउ टू कोड क्वाइन। अगर हम गोल्ड को कोड कर रहे हैं EMGB में तो हम कोइन को किस तरीके से कोड करेंगे? देखिए किस तरीके से हो जाएगा। गोल्ड से EMGB किस तरीके से निकल सकता है? EFG यानी कि प्रीवियस में चल रहा है, MNO, JKL, BCD, इसी तरीके से ये करना है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पर B को स्किप करेंगे तो A आ जाएगा। C का कोड क्या रहेगा? A रहेगा, क्योंकि ABC। ठीक है, और A से आप A की यहाँ पे देख सकते हो, AMGL इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है यदि x + 5 + 11 = 1/15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। देखिए 11 को मैं उस तरफ ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 1/15 - 11। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15, ये हो जाएगा 1 - 15 एकम 15, 5, 15 एकम 15 और 1 16, 165। ठीक है, फिर x/15 आ जाएगा -164/15 और यहाँ से 15 × 15, एक मिनट, ओके यहाँ पे एक मिनट, x था, ये 1 नहीं था, x था ये, सॉरी। तो ये x - 164 ही रहेगा, नहीं 1 ही था, 161 ही था, सॉरी 1 ही। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा ना। ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 15 और वहाँ पे माइनस था, तो -164/3 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज।
किसी भी संख्या की जो संभावना होती है वो हमेशा क्या होगी, 1 के बराबर होगी, इक्वल टू 0 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, या बिटवीन 0 और 1 होगी। देखिए जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा 1 हो, ज़रूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी ना होने की संभावना भी तो हो सकती है। ओके, तो क्या हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है। जब ना बिल्कुल कोई संभावना नहीं है तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगी, और संभावना होगी तो 1, यानी कि बीच में बन सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी नंबर की वो हमेशा कैसी रहेगी, बिटवीन 0 एंड 1 रहेगी। ठीक है, ना ग्रेटर देन 1, ना इक्वल टू 0, ना इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमेशा बिटवीन में रहेगी 0 और 1 के। संभावना है कि कुछ ना कुछ जो है रहेगा ही, तो बिटवीन 0 एंड 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला। वरुण गोट 85% इन हिस्ट्री टेस्ट, इतिहास की परीक्षा में 85% अंक मिले। यदि परीक्षा 50 अंक की थी तो परीक्षा में उसे कुल कितना अंक मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है कि 100% की जो वैल्यू है वो 50 है, 1% की कितनी हो जाएगी, 50/100। हमें 85 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 85 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। ओके, ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 42.50% जो है यहाँ से राइट आंसर इसका निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिक्सर की लागत मूल्य दे रहा है ये, और इसे 12% की छूट पर खरीदती है, उसके बाद वह इसे इतने में बेच देती है, तो चारू ने कितना लाभ जो था कमाया था। मार्क्ड प्राइस कितना था, 7500 था, और 12% की छूट पर उसने खरीदी। 12% की छूट निकालेंगे कि कितनी खरीदे, तो 7500 का आप क्या निकाल लीजिए, 12%। ये 100% की वैल्यू है, और 12% इस पे छूट मीन्स 88% की वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो 7500 बटे 100 और गुना में 88 हो जाएगा। 75 गुना 88 आप कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए वेट सेकेंड, 6600। ठीक है, यहाँ से मिलेगा 6600। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो 6600 को आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 8 6 2 9 6 3, 3200 रुपये का जो है उसको यहाँ पे लाभ कमाया उसने, तो बी ऑप्शन 3200 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के रूप में आमतौर पर किन दर्पणों का उपयोग किया जाता है। डैश मिरर आर यूजुअली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन या फ्लैट। तो देखिए रियर व्यू मिरर के लिए जो है उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, यानी कि कन्वेक्स मिरर का जो है यूज करते हैं, तो बी ऑप्शन कन्वेक्स मिरर सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, जिस प्रतिक्रिया में अम्ल क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके नमक और पानी बनाता है उस प्रतिक्रिया को किस नाम से जानते हैं। मतलब क्या हो रहा है, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, नमक मिल रहा है और साथ में वाटर बन रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि निष्प्रभावीकरण इसको बोला जाएगा। ठीक है, निष्प्रभावीकरण यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निष्प्रभावीकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है। ग्रीन प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रोप, हेट्रो, उपभोक्ता या मेहतर। तो हरे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, ऑटोट्रोप्स जो है बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऑटोट्रोप्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, डैश इज द सिनोनिम ऑफ अर्जेंट। इनमें से जो अर्जेंट का सिनोनिम है वो बताना है। यूजफुल, अनअवेलेबल, क्रिटिकल या ह्यूज। देखिए अब यहाँ पे अर्जेंट क्या होता है, क्या कह सकते हैं इसको, अर्जेंट को मीन्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अति आवश्यक आप इसको बोल सकते हो। तो यूज़फुल क्या होता है, जिसको हम उपयोग कर सकें, तो ये तो नहीं होगा। अनअवेलेबल, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ह्यूज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बचा क्या, क्रिटिकल। ठीक है,
क्रिटिकल मीन्स जो ज़रूरी हो, तो अर्जेंट का जो सिनोनिम होगा वो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल बन जाएगा। अगला है डैश इज़ द एंटोनिम ऑफ स्कार्सिटी। अब यहाँ पे अपोजिट बताना है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी मीन्स लैक, लैक मीन्स कमी, ठीक है, कमी होना। ओके, अब कमी का उल्टा क्या बनेगा, जो प्रचुर मात्रा में होगा, जो ज़्यादा उसमें होगा, जिसकी में कमी ना हो। ओके, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लेंटी, क्योंकि प्लेंटी क्या होता है, प्रचुर होता है, तो प्लेंटी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक, ट्रबल तो वैसे भी नहीं होगा, ट्रबल तो मुसीबत हो जाएगी। अगला है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम। इस इडियम का मीनिंग बताना है। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ए ड्रॉप इन द ओशियन। ओके, अब अगर आप इसका हिंदी मतलब निकाल के देखेंगे तो भी यहाँ से आप बता सकते हैं, ए स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज़ नीडेड, यहाँ पे सही हो जाएगा, ए स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट इज़ नीडेड, ए ड्रॉप इन द ओशन, इस इडियम का ये मतलब होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द सेंटेंस गिवन बिलो में कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है, द केटल वॉज ग्रेजिंग इन रामू फील्ड व्हेन द जैकल अटैक्ड। ओके, इसमें मिस्टेक है, जस्ट हमें छांटना है कौन सा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, देखिए दोबारा पढ़ते हैं, द कैटल वॉज ग्रेजिंग नहीं होगा, क्या आएगा, द कैटल वर ग्रेजिंग इन रामू फील्ड व्हेन द जैकल अटैक्ड। तो वाज नहीं आना था, यहाँ पे वर आना था, तो द कैटल वर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा इसमें। ठीक है, वर ग्रेजिंग इन रामू फील्ड। कैटल्स भी नहीं होगा, सिर्फ कैटल होगा और उसी के साथ वर लगेगा। चलिए अगला देखिए, द थीफ डैश बाय द क्राउड, वर कॉट, वर कैचिंग, वर कैच या वॉज कॉट। द थीफ बाय द क्राउड क्या हो जाएगा, द थीफ वॉज कॉट, वाज कोट हो जाएगा। वर तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि थीफ सिंगुलर है तो वाज ही रहेगा, वर तो वैसे भी नहीं लगना, तो वाज कोट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नीचे लिखे शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कुबेर का पर्यायवाची यक्षराज, यमराज, वासुदेव या रवितन्या। यमराज तो देखिए नहीं होगा, क्या बनेगा, कुबेर का क्या बन जाएगा, यक्षराज जो है पर्यायवाची हो जाएगा, फर्स्ट का यक्षराज। वासुदेव तो कृष्ण भगवान हो जाएंगे, तो नहीं होगा, यमराज नहीं होगा, ना रवितन्या, बचा क्या, यक्षराज। नीचे लिए लिखे गए शब्द का विपरीत शब्द बताना है इस बार हमें। उदार, उदार का क्या हो जाएगा, उदार का हो जाएगा अनुदार। ठीक है, उदार का अनुदार। मुहावरा है फूला ने समाना, मोटा हो जाना, फूलों से लद जाना, कपड़े छोटे हो जाना या बहुत प्रसन्न हो जाना। फूला न समाना मीन्स बहुत ज़्यादा खुश होना, प्रसन्न होना, तो बहुत प्रसन्न होना यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है नीचे लिखे शब्द का नीचे लिखे शब्द का एक वचन बनाए। धेनुए, धेनुए का एक वचन बताना, क्या बनेगा, धेनु बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन धेनु। धेनु में छोटी ऊ की मात्रा जो है आएगी, बड़ी नहीं आएगी, विसर्ग नहीं आएंगे और धन्नो भी नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नीचे लिखे शब्द का बहुवचन बनाना है। ऋतु से क्या बन सकता है, ऋतुएं बनेगा। अब ऋतुएं किस तरीके से लिखेंगे, ऋतुएं में चंद्र बिंदु आएगा, तो सी ऑप्शन ऋतुएं यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना जो थी की थी। ओके, देखिए तब तक आंसर कीजिएगा, तब तक इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के टंकारा गांव में, गुजरात के टंकारा में। ठीक है, टंकारा में। ओके, इनका मूल नाम पूछा जाता है कि इनका मूल नाम क्या था, तो ये मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, तो इनका नाम क्या रख दिया गया, मूल शंकर रख दिया गया था। तो इनका जो मूल नाम या बचपन का नाम जो है पूछा गया है एग्जाम में पहले, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो क्या था, मूल शंकर रखा गया था। ओके, वेदों के जो है ये ज्ञाता माने जाते हैं और
जो समाज में बुराइयां फैली थी उस वक्त, चाहे बाल विवाह हुआ, सती प्रथा हुआ, उन कुरीतियों को दूर करने में भी जो था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपना जो था योगदान दिया था। वेदों को सर्वोच्च माना, वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन आता है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ओके, इन्हीं बुराइयों से लड़ते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या और कहा गया था? सन्यासी योद्धा भी जो थे ये कहलाए थे। और किस नाम से इनको जाना गया? सन्यासी योद्धा के नाम से जो था इनको जाना गया था। और 1875 में इन्होंने मुंबई में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आपको पता है एओ हयूम, और भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी की भी जो थी इससे रिलेटेड नहीं है। तो आर्य समाज 1875 में जो थी इन्होंने की थी। ठीक है, और आर्य समाज के द्वारा ही जो थी इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों को जो है दूर करने और शिक्षा को आगे बढ़ाने का जो था काम किया था। ओके, तो बस ये पॉइंट है जो इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। ओके, बाकी आईएनए रह गया है यहाँ पे, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आईएनए की जो स्थापना थी वो कहाँ पर हुई थी? जापान में हुई थी। रास बिहारी बोस ने जो था इनकी स्थापना की थी टोक्यो जापान में। ओके, बट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना लिखा है। हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी ये हो जाएगा। अब वैसे वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जो है जाना जाता है, और आज़ाद हिंद फौज के साथ किसका नाम जुड़ा है? सुभाष चंद्र बोस का नाम भी जो है जुड़ा है। ओके, तो बस ये सारे पॉइंट इसमें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में किसकी जीत हुई थी? तो ये 2017 में पूछा गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो थी ये किसने जीती थी? तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी थी ये जीती थी पाकिस्तान ने। इसमें जो थी पाकिस्तान की जीत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए एक अभ्यारण्य है? काजीरंगा नेशनल पार्क पूछ लिया कि किसके लिए है? गैंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए या हाथी के लिए? क्या हो जाएगा राइट आंसर? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये फेमस है किसके लिए? गैंडे के लिए, रियोनोसॉर्स के लिए। रियोनोसॉर्स यहाँ पे सही हो जाएगा। हु इज़ द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस? यहाँ पे अब पूछ लिया है क्या वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री अब किस मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। नन ऑफ दीज आ जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के किस जिले में स्थित है? राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है, बनवाली, फतेहाबाद में है। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसे पूर्व हड़प्पा सभ्यता बस्ती स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ओके, और ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है राखी गढ़ी। इसकी खोज पूछी जाती है कि कब हुई थी? तो 1969 में इसकी खोज किसने की थी? सूरजबान ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मुगल रूलर डिड हरियाणा कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश? किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण जो था स्थापित हुआ था? अकबर, बहादुर शाह, वाजिद अली या शाह आलम? तो अकबर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था हरियाणा पर शाह आलम के शासनकाल में। तो ऑप्शन सी शाह आलम यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया था? गंगा का मैदान, सिंधु घाटी, वैदिक काल या फारसी? तो सिंधु घाटी। तो अभी बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद में, लेकिन उस वक्त हिसार में ही था। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने उस पर काम किया था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है? कांस्य युग, लोह युग, पाषाण युग या अंधकार युग? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये एक ब्रॉन्ज एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है बोला जाता है। तो बी फर्स्ट ऑप्शन कांस्य युग जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। कांस्य युग सभ्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिसेज सुषमा स्वराज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मतलब जब थी, पेपर जब आया था उस वक्त की बात है ये। इनका जन्म पूछा जाता है, आपसे पूछा जा चुका है, अब तो इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती थी? हरियाणा से। तो हरियाणा के अम्बाड़ा कैंट में जो है इनका जन्म हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन अम्बाड़ा कैंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? साक्षी मलिक, गीता फोगाट, विजेंद्र सिंह या अभिनव बिंद्रा? यहाँ पे पूछा है फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। तो साक्षी मलिक ने तो कांस्य पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल अभी तक किसने जीता है इंडिविजुअल में? अभिनव बिंद्रा ने जीता है इन चारों में से। तो अभिनव बिंद्रा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो पहला जीता था 2008 में ओलंपिक हुआ था उसमें जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ओके, सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हरियाणा के कुल बसे हुए गांव में से कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है 30/6/2017 तक की ग्रामीण विद्युतीकरण रिपोर्ट के अनुसार? तो 100% गांव का विद्युतीकरण हो गया है। ठीक है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ बल्लभगढ़? बल्लभगढ़ का नया नाम क्या रखा गया है? बलराम प्रदेश, बलरामपुर, बलरामगढ़ या बलरामगंज? बल्लभगढ़ का नया नाम रखा गया है बलरामगढ़। तो बी ऑप्शन बलरामगढ़ यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए किसका चयन किया था? तो बहुत बार ये वैसे एग्जाम में आ भी चुका, इससे मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो गुरुग्राम का जो था चयन किया था पहली स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हरियाणा में। विच इज द नेशनल हाईवे बिटवीन अम्बाड़ा एंड हरिद्वार? अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH8, NH72, NH70 या NH71? तो अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच में है NH72। NH72 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु रोट झाड़ू फिरी द फर्स्ट नॉवल रिटन इन हरियाणवी लैंग्वेज? हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास पूछा जाता है, कौन सा था? झाड़ू फिरी। और इसकी रचना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम शास्त्री ने। तो बी ऑप्शन राजा राम शास्त्री यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सेवरल वर्ड्स इन हरियाणवी आर सिमिलर टू वर्ड्स इन डैश लैंग्वेज? हरियाणा के मतलब हरियाणवी भाषा के जो कई शब्द है वो किस भाषा के शब्दों के समान है? जर्मन, फिनिश, स्पेनिश या फ्रेंच? तो ये हो जाएंगे फिनिश लैंग्वेज के समान। फिनिश जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ कपिल देव? जो इनमें से कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी नहीं है वो बतानी है, कौन सी है? कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? देखिए, अगर बात करें स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल और बाय गॉड डिक्री, ये तीनों ही जो है कपिल देव की हैं। ओके, जो नहीं है वो है सनी डेज। सनी डेज किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुनील गावस्कर की है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी तीनों उनकी है। क्रिकेट माई स्टाइल, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट और बाय गॉड डिक्री। ठीक है, तो सनी डेज सुनील गावस्कर की हो जाएगी। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सुरेंद्र शर्मा इज ए वेरी फेमस हरियाणवी क्या है? लोकगीत कलाकार है, व्यंग्यकार है? तो क्या है? व्यंग्यकार है। तो बी ऑप्शन व्यंग्यकार जो है सही हो जाएगा। जन्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नांगल चौधरी में इनका जन्म हुआ था, महेंद्रगढ़ में। तो व्यंग्यकार सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हरियाणा? कौन सी नदी है जो हरियाणा से होकर नहीं बहती है? घग्गर हरियाणा में से होकर बहती है, बिल्कुल। दोहन भी हरियाणा में बहती है, इंदौरी भी हरियाणा में बहती है, लेकिन व्यास नदी है जो हरियाणा से होकर नहीं बहती है। तो व्यास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द डैश डिस्ट्रिक्ट रिसीव द मैक्सिमम रेनफॉल अमंग ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? किस जिले में हरियाणा के सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इनकी अगर हम कंपैरिजन करें तो अम्बाड़ा जिले में जो है सभी जिलों की तुलना में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारूएड़ा इंडस्ट्रियल टाउन सबसे तेज गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? दारूएड़ा कहाँ पर है? हरियाणा के रेवाड़ी जिले में है। तो फर्स्ट ऑप्शन रेवाड़ी यहाँ पे सही होगा। हरियाणा डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद? हरियाणा की सीमा किसकी सीमा से सटी हुई नहीं है? दिल्ली से भी लगती है, पंजाब से भी और उत्तर प्रदेश से भी। गुजरात से नहीं लगती है, तो डी ऑप्शन गुजरात हो जाएगा। राजस्थान से भी लगती है, ओके, बट गुजरात से नहीं लगती है।
टोटल एरिया ऑफ हरियाणा, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 44,212। नेक्स्ट है देयर आर डैश डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा स्टेट, तो हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा लोकेटेड, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो हरियाणा का उच्च न्यायालय सभी को पता है चंडीगढ़ में है। साहिबी रिवर फाइनली ड्रेन्स इन टू, साहिबी नदी पूछा है अंत में कहाँ पर जाकर गिरती है? अरब सागर, सतलुज, व्यास या यमुना? साहिबी नदी जो है कहाँ पर जाकर मिलती है आखिर में? यमुना नदी में मिलती है, तो डी ऑप्शन यमुना यहाँ पे करेक्ट होगा, ना अरब सागर, ना सतलुज, ना व्यास। ठीक है। नेक्स्ट है चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा या कैथल? चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर जो है ये है भिवानी में, तो भिवानी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फतेहाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? घड़ियों के लिए, ऊन के लिए, कॉटन थ्रेड के लिए या जूट के लिए? फतेहाबाद फेमस है सूती धागे के लिए, कॉटन थ्रेड के लिए, तो सी ऑप्शन कॉटन थ्रेड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच हरियाणा सिटी इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का पावर हाउस किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। पिक द ओड वन आउट, नाक, मुंह, आँख, कान, त्वचा, इनमें से जो सबसे अलग है वो कौन सी हो जाएगी? क्या हो जाएगा अलग? स्किन अलग हो जाएगी इनमें से। ठीक है। त्वचा, ए बी डी एफ जी आई, तो पहले का जो दूसरे से है वही तीसरे और चौथे में मिलेगा, तो ए बी डी, तो ए से एफ किस तरीके से आ सकता है? अगर बी सी डी ई चार को अगर मैं स्किप करूं तो फिर बी से सी डी ई एफ को स्किप किया, जी आ गया, डी के बाद ई एफ जी एच को स्किप किया, आई, यानी कि 4 लेटर को स्किप किया गया, तो एज इट इज़ इसमें करना है के एल एन, तो के के बाद एम एन ओ, पी को स्किप किया तो क्यू आ जाएगा, नहीं के एल एम एन ओ, पी आ जाएगा, सॉरी पी, पी भी नहीं बन रहा, वेट के एल एम एन ओ, पी ही होना चाहिए था वैसे तो यहाँ पे, लॉजिक तो यही लगना चाहिए था और आंसर इसी के अकॉर्डिंग जो है निकलना चाहिए था पी से, बट इन्होंने जो आंसर माना था इसमें यू वी एक्स माना था, तो मे भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? 4, 7, 12, 4, 7, 12, 19, 28, 39, 52, तो इनमें डिफरेंस आप ले सकते हैं 19, 28, 39 और 52, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 9 28, 28 और 11 39, फिर 13। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, तो 67 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एक निश्चित कोड में कोर्स को ये लिखा जाता है, रोर को ये लिखा जाता है, तो रेस को कैसे लिखेंगे? तो इसी में से रेस को निकाल सकते हैं, जैसे आर का कोड 9 हो जाएगा, ए का कोड 2 हो जाएगा 9 2, सी है, सी का कोड क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और ई का कोड क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 9 2 5 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 9 में से 6 जाएंगे 3, 26 में से 3 गया 23 बचा। ठीक है, 23 + 3 अगेन 26 हो जाएगा ये। ठीक है, 26 हो गया। अब 35 में से 26 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 जाएंगे 9, 9 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा, 34 का बी। ठीक है, चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टोकरी में 50 फल हैं जिनमें से 9 सेब हैं। यदि आप टोकरी में से एक फल उठाते हैं तो एक सेब को चुनने की संभावना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जितने भी टोटल केस बनेंगे वो लिखेंगे हम नीचे की तरफ, और जो भी फेवरेबल केसेस आएंगे उसको लिखेंगे ऊपर। अब टोटल फ्रूट्स कितने थे? 50, तो टोटल केस कितने बन जाएंगे? यानी कि 50 में से हमें चुनना है। ओके, अब 50 में से हमें पता है 9 एप्पल है, और 9 एप्पल में से एक एप्पल को चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 9 में से एक चुनना है तो 9 की 9 ही रहेगी, क्योंकि उन 9 में से हमें नहीं पता ना कि कौन सी हो, कोई भी हो सकती है। ठीक है, हमें सिर्फ 50 में से उन 9 ही हम जो है ले सकते हैं, और उन 9 में से भी कोई एक, तो उन 9 में से कोई एक को प्रोबेबिलिटी चुनने के लिए हमें सभी के सभी 9 की 9 एप्पल को लेना पड़ेगा, तो 9/50 इसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, ओके, क्योंकि 50 में से इन 9 में से कोई एक जो है वो एप्पल हो सकती है।
चलिए नेक्स्ट है 60% ऑफ 360 माइनस 360% ऑफ 60। ओके 60% ऑफ 360 माइनस 360% ऑफ 60, ये पूछा गया है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ये क्या रहेगा, दोनों सेम आएंगे, एक प्लस का एक माइनस का कट की क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रति ने 90 रुपये प्रति गिलास की दर से 500 गिलास जो थे खरीदे, उसने प्रत्येक गिलास को 120 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ यानी देखिए 90 रुपये प्रति, तो टोटल कितने खरीदे उसने, 500 गिलास खरीदे हैं, तो टोटल कितना रेट आ जाएगा, 500 गुना 90, ये हो जाएगा 9 पंजे 45,000। 45,000 में उसने खरीदे, लेकिन उसने ये बेचे कितने में, 500 गिलास उसने 120 रुपये में बेचे। ठीक है, मतलब प्रति लगा के। अब तो ये हो जाएगा यानी कि उसने 60,000 में बेचे। तो अब देखिए लाभ कितना हो गया, यहाँ पे 15,000 का लाभ हो गया। और लाभ किस पे होता है, जिस पे क्रय मूल्य पे, तो ये 45,000 हो जाएगा यहाँ पे, और गुणा में 100 हो जाएगा। 3 0 से 0 कटेंगे, 15 3 45, 100/3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 33.33% उसको लाभ हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे 33.33% प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की एसआई इकाई बतानी है क्या होती है। क्या होती है एसआई इकाई, कुलाम्ब होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या हो जाएगी, कुलाम्ब हो जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, इनमें से जो अधातु है वो कौन सी है, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन। सोडियम और पोटेशियम ये तो होती ही नहीं है। ठीक है, पोटेशियम तो धातु हो जाती, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। यहाँ पे अब देखिए मैग्नीशियम भी नहीं होगा, आयरन भी नहीं होगा। सल्फर जो होती है ये एग्जाम्पल होती है नॉन मेटल का, तो ए ऑप्शन सल्फर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, द डैश इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉमनली नोन एज द फूड पाइप। फूड पाइप बताना है, मानव पाचन तंत्र में आमतौर पर भोजन पाइप के नाम से किसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, टंग, स्टमक, थ्रोट या ओइजोफेगस। इसको आप देख सकते हैं, ग्रासनली, गला, पेट या जीभ। तो भोजन पाइप के नाम से किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है ग्रास नली को। ठीक है, किसको, ओइजोफेगस को, ओइजोफेगस, ग्रास नली को जो है भोजन पाइप के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज सिनोनिम ऑफ पियर। यहाँ पे पियर का सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग जो हो। पियर का अगर हम मतलब देखें तो क्या हो सकता है, पीर, पीर बोल सकते हैं आप इसको, पीर। पीर होता है समान पद का कह सकते हैं आप। ठीक है, या हम उम्र, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, प्रेशर तो नहीं होगा। ठीक है, फ्रूट नहीं, लुक इनटू नहीं, समान पद यानी कि साथी क्या हो जाएगा, कुलीग हो जाएगा। तो सी ऑप्शन कुलीग हो जाएगा। अगला है डैश इज द एंटीनम ऑफ बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का क्या बताना है, एंटीनम बताना है। देखिए क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे। बेनिफिशियरी होता क्या है, बेनिफिशियरी मीन्स जिससे आपको लाभ हो, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल से बेनिफिशियरी आया है मीन्स लाभार्थी। ओके, अब इसका अपोजिट, वन हु रिसीव, नो, इनहेरिटर नहीं, स्पॉन्सरर, स्पॉन्सरर जो है यहाँ पे हो सकता है, स्पॉन्सरर जो है इसका अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, स्पॉन्सरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम बर्न द मिडनाइट ऑयल, एंजॉय समवन एल्स मनी, वेस्ट टाइम, स्पेंड मोर देन यू अर्न, वर्क लेट इनटू द नाइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है वर्क लेट इनटू द नाइट। डी ऑप्शन वर्क लेट इनटू द नाइट यहाँ पे सही रहेगा। आई वेंट टू शॉपिंग विद फ्रेंड्स, इसमें मिस्टेक है, सही देखिए क्या रहेगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आई वेंट टू शॉपिंग विद फ्रेंड्स, सही क्या होना चाहिए, आई वेंट शॉपिंग विद माई फ्रेंड्स। आई वेंट शॉपिंग विद माई फ्रेंड्स ये होना चाहिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई वेंट टू भी नहीं आएगा, माइन फ्रेंड्स नहीं, विद माई फ्रेंड्स ही रहेगा, ये वैसे ही गलत। तो
Okay, complete this sentence by choosing the correct word. The team of doctors successfully dash on the patient. Operated, followed, prescribed या practiced. तो क्या रहेगा? The team of doctors successfully operated on the patient, ना कि followed. Okay, ना prescribed. तो operated यहाँ पे right answer हो जाएगा. ठीक है. अगला देखिए, दुष्ट का पर्यायवाची शब्द बताइए. दीन, अरण्य, पामर या धाता. दुष्ट का पर्यायवाची क्या बन जाएगा? पामर. सेम बताना है यहाँ पे. ठीक है. विपरीत देखिए, जय का विपरीत विजय हो जाएगा. जय नहीं, सिर्फ जय का विजय नहीं, जय विजय तो सेम ही हो गया. जय पराजय हो जाएगा. जय पराजय हार. ठीक. ओके, मुंह की खाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए क्या होगा. मुंह की खाना. मुंह की खाना मीन्स पराजित होना. डी ऑप्शन पराजित होना. हमें अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानना चाहिए. रेखांकित शब्द का एक वचन बताना है. बहुओं का बहु हो जाएगा और बहु में कौन सी ऊ आती है? बड़ी ऊ आती है. तो डी का बहु यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. चलिए लास्ट है इसमें. रेखांकित शब्द का एक वचन बताएं. मेरे जूते हैं जापानी. जूते का क्या बनेगा? जूता बनेगा, लेकिन बड़ा ऊ रहेगा. तो बी ऑप्शन जूता. जूता बहु दोनों में ही क्या आएगा? बड़ा ऊ आएगा. ठीक है. शुद्ध शब्द यही होता है. तो यहाँ पे जूता सही हो जाएगा. ओके, तो ये था. इसमें भी हमने 2 जो है पेपर किए हैं. 50-50 क्वेश्चन जो है हुए हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन फिर इनके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे. तो ये हमारा 2 पेपर जो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं. थैंक यू सो मच. और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.